स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आज अपन डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ रेशियो एनालिसिस। पहले से अच्छे से रीड करेंगे। मनन प्राइवेट लिमिटेड गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021। तो यहाँ पर किस कंपनी की बात की गई है? मनन प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। कब की? 31 मार्च 2021। ठीक है, देखते हैं कि करके क्या क्या इंफॉर्मेशन है। पहला करंट रेशियो 2.5:1। नेक्स्ट डेट इक्विटी रेशियो 1:1.5। नेक्स्ट रिटर्न ऑन टोटल एसेट। आफ्टर टैक्स का मतलब है जो भी ऊपर आप प्रॉफिट लिखोगे वो आफ्टर टैक्स रहेगा। ठीक है, इसको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हो, अर्निंग आफ्टर टैक्स भी बोल सकते हो। किस पर रिटर्न कमाते हैं? टोटल एसेट पर, क्योंकि फॉर्मूला ही उसी का है तो बेस में यही लगे और इस पर अपन जो रिटर्न कमा रहे हैं वो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, वैसे अगर ये वाली लाइन नहीं भी लिखी होती, ये लाइन लिखी हुई है आफ्टर टैक्स, अगर ये नहीं भी लिखी होती तब भी अपन क्या ही अज्यूम करते कि ये अर्निंग कौन सी वाली है? आफ्टर टैक्स। ठीक है, बिफोर टैक्स वाली नहीं मानते। नेक्स्ट टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ये गिवन है 2। जीपी रेशियो 20%। स्टॉक टर्नओवर रेशियो 7। नेट वर्किंग कैपिटल 13,50,000। फिक्स्ड एसेट डायरेक्ट गिवन है, याद रखना। वैल्यू गिवन है इसका, हाईलाइट कर रही थी मैं, ये रखो। नेक्स्ट 1,80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10। यहाँ से इंटू करके अपन 18 लाख इक्विटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। 1,80,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है, फेस वैल्यू कितना है? 10, तो इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा 18 लाख इक्विटी की वैल्यू। सेम केस यहाँ पर रहेगा 60,000 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो 60 लाख नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, फेस वैल्यू से इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 6 लाख प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक, नेक्स्ट अपन को गिवन है ओपनिंग स्टॉक, इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। किस किस की डायरेक्ट वैल्यू गिवन है? फिक्स्ड एसेट्स और ओपनिंग स्टॉक की। ठीक है, और कुछ तो था नहीं। ठीक, तो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ए क्विक रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, सी प्रोप्राइटरी रेशियो और डी अर्निंग पर शेयर। तो ये चारों चीजें अपन को कैलकुलेट करनी है, तो चलो फटाफट कॉपी पर। तो कॉपी पर सबसे पहले लिखिए रेशियो एनालिसिस का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। सॉल्यूशन में अपन को 3 काम करने थे, 3 थे 4 थे, हाँ सॉरी 4 थे। कैलकुलेशन करनी थी हमें पहली क्विक रेशियो की। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला बताओ सबसे पहले। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, यही फॉर्मूला होता है, सिंपल। तो ना ही अपन को क्विक एसेट्स पता, ना ही अपन को करंट लायबिलिटी पता, एज इट इज छोड़ देंगे क्योंकि अपन तो पहले वर्किंग्स कंप्लीट करते हैं, है ना। नेक्स्ट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। अब यही वाला फॉर्मूला जब टर्नओवर हो जाता है तो अपन को क्या करना पड़ता है? पहले टर्नओवर लिखना होता है और उसके बाद फिक्स्ड एसेट। तो ऊपर क्या आएगा? टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल। और मैंने आपको बताया है जब भी फिक्स्ड एसेट्स हो तो आपको टोटल सेल्स लगनी है। डेटर से रिलेटेड रेशियो है तब आपको कौन सी लेनी है? क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सेल्स आ जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा? फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि फिक्स्ड एसेट्स पर अपन ने कितनी सेल्स करी उसी को बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। सिंपल, सेल्स अपॉन फिक्स्ड एसेट्स। तो अपन को कुछ पता है क्या? सेल्स तो नहीं पता, लेकिन फिक्स्ड एसेट डायरेक्टली गिवन थे क्वेश्चन में। कितना गिवन था एक बार क्वेश्चन में देखते हैं। 30 लाख, 30 लाख, सॉरी सेल्स थोड़ी गिवन है, फिक्स्ड एसेट गिवन है 30 लाख। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट्स।
प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट, लिखो फटाफट। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है कि जो टोटल एसेट्स, टोटल एसेट टोटल लायबिलिटी आपको पता ही है बराबर होते हैं, तो जो भी टोटल चीजें लगी हुई है कंपनी में उसमें से घर का पैसा कितना है, ठीक है, पूरे पैसे में से घर का पैसा कितना है, तो यानी कि प्रोप्राइटरी फंड मतलब घर का पैसा। और प्रोप्राइटरी फंड आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब घर का पैसा। तो पूरे एसेट्स में घर का पैसा कितना लगा है उसी को बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। ठीक, समझ गया, आगे बढ़े। लास्ट हमारा डी ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ये तो सबको ही पता होगा, एक शेयर पर अपन ने कितना कमाया। तो पहले देखेंगे अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। सबसे पहले देखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए अर्निंग कितना है, फिर देखेंगे इक्विटी शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तभी तो पता चलेगा कि एक शेयर पर कितना कमाया, एक शेयर पर कितना कमाया, ईपीएस अर्निंग पर शेयर। तो पहले टोटल अर्निंग लिख देंगे कि इक्विटी शेयर्स वालों पर अर्निंग कितनी अवेलेबल है और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, इससे अपन को पता चल जाएगा कि एक शेयर पर कितना कमाया। फटाफट फॉर्मूला लिखो चारों। ये अपन ने ऐसे छोड़ दिया है क्योंकि अपन को कुछ भी अभी नहीं पता, ठीक है ना। अब आएंगे हम धीरे धीरे वर्किंग्स पर। ये आ गई, और वर्किंग्स में अपन क्या करते हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन गिवन होती है वो एज इट इज लिख देते हैं। देखो ये सब ब्लैक पेन से जो भी मैंने लिखा है ये एज इट इज 11 का 11 पॉइंट है। अब एक एक करके इसे करते हैं। पहला करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक, कितना दे रखा है 2.5, इस तरीके से लिख सकते हैं 2.5:1। ठीक है, अब ना ही अपन को करंट एसेट्स पता और ना ही अपन को करंट लायबिलिटी पता, लेकिन ध्यान होगा कि यहाँ पर अपन को नेट वर्किंग कैपिटल दे रखा है। और मैंने आपको ये चीज बोली है कि जब भी ऐसा दे रखा हो, एक तरफ करंट रेशियो और एक तरफ दे रखी हो नेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि सिंपल सी बात है कि अपन को एक चीज की इक्वेशन बनाकर दूसरे में डालनी है। ठीक है, तो ये दोनों जब भी पॉइंट दे रखे हो उन दोनों को साथ में एक साथ यूज करना। चलो, नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स, इसका तो फॉर्मूला पता ही होगा, वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कितना दे रखा है 13,50,000। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को इधर डाल सकते हैं। ऊपर वाली इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, तो ये आ जाएगा 2.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट्स। ये बन गई इक्वेशन। तो एक इक्वेशन बनाकर अपन दूसरे में डाल सकते हैं। अब यही इक्वेशन अपन नीचे लेके जाएंगे, करंट एसेट्स बराबर क्या है 2.5 करंट लायबिलिटी, करंट एसेट बराबर क्या है 2.5 करंट लायबिलिटी, और सीएल तो सीएल ही है, करंट लायबिलिटी बराबर 13,50,000। अब देखो 2.5 सीएल में से एक मान लें, तो एक ही बोलेंगे ना, कुछ नहीं लिखा उसके आगे तो उसे एक ही मानेंगे। तो 2.5 सीएल में से एक सीएल गए, इसको बोलेंगे 1.5 सीएल, और ये आ गया 13,50,000। तो यहाँ से हमारी करंट लायबिलिटी आ जाएगी 13,50,000 डिवाइडेड बाई 1.5, ये आ गया 9 लाख। ठीक है, तो ये हमारी आ गई करंट लायबिलिटी। अब यहाँ से करंट एसेट्स आ सकती है हमारी, पर यहाँ पर स्पेस नहीं है क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो वाला भी करना है, तो अपन नीचे ही कर लेते हैं एक इक्वेशन को। ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं।
करंट एसेट्स बराबर 2.5 CL इज इक्वल टू 2.5 इंटू 9 लाख। करो फटाफट, इंटू 9 लाख इंटू 2.5, ये आ गया 22,50,000। तो ये आ गए हमारे करंट एसेट्स। समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले अपन ने ऊपर से इक्वेशन बनाई करंट रेशियो की, ये वाली, करंट एसेट बराबर 2.5 करंट लायबिलिटी। कैसे बनाई ये भी आपको मैंने समझा दिया। फिर ये इक्वेशन अपन ने नेट वर्किंग कैपिटल वाले फॉर्मूले में लगाई कि अपन ने करंट एसेट बराबर लिख दिया 2.5 CL, तो एक इक्वेशन बन गई, इधर भी CL इधर भी CL, उससे हमारा करंट लायबिलिटी आ गया 9 लाख। फिर जो अपनी पहली वाली इक्वेशन थी करंट एसेट बराबर 2.5 CL, उससे अपन ने करंट एसेट भी कैलकुलेट कर ली। सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल मैथमेटिक्स है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। आगे बढ़े तो करंट लायबिलिटी पता चल गई 9 लाख, और हमें एक जगह करंट लायबिलिटी चाहिए थी, ये रही, तो हल्के लिख लेते हैं 9 लाख। ठीक है, आगे देखो, पहला वाला कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट, डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो मतलब डेट अपॉन इक्विटी, सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है इसका। तो कितना दे रखा है, 1 डिवाइड बाय 1.5। ठीक है, ना ही अपन को डेट पता, ना ही अपन को इक्विटी पता, ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, यानी कि एसेट्स पर अपन ने कितना कमाया, तो टोटल एसेट्स। और कमाई क्या होती है, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये नहीं भी लिखा होता तब भी अपन यही मानते, अर्निंग आफ्टर टैक्स, और बोल सकते हैं इसे नेट प्रॉफिट। ठीक है, कितना दे रखा है, 15%। क्या कुछ पता है अपन को, टोटल एसेट्स वगैरह नहीं, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट, टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो, यानी कि एसेट्स पर हमारी कितनी, एसेट्स पर हमारी, एक सेकेंड, एसेट्स पर हमारी कितनी सेल्स हुई, तो टोटल एसेट नीचे आ जाएगा और सेल्स ऊपर आ जाएगा। ठीक है, कितना दे रखा है, 2। ना ही अपन को टोटल एसेट पता, ना ही अपन को सेल्स पता, तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। नेक्स्ट, जीपी रेशियो। जीपी का मतलब होता है ऊपर जीपी, और ये किस पर कमाते हैं, सेल्स पर। कितना आ रहा है, 20%। ना ये पता ना ये पता, छोड़ देंगे ऐसे ही। नेक्स्ट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर ऊपर आएगा, स्टॉक नीचे, तो नीचे स्टॉक ओपनिंग ले या क्लोजिंग, इसकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या लेते हैं, एवरेज स्टॉक। और ऊपर सेल्स की जगह क्या लेते हैं, सीओजीएस, पहली प्रायोरिटी देते हैं सीओजीएस की, और इसमें आराम से कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि अपन को जीपी दे रखा है, क्योंकि सेल्स माइनस जीपी क्या होता है, सीओजीएस। इसलिए यहाँ पर हम सेल्स नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, सीओजीएस। क्लियर, कितना दे रखा है, 7। ठीक, सीओजीएस दे रखा है क्या, नहीं। फिक्स एसेट दे रखे 30 लाख, फिक्स एसेट कहीं यूज करने थे क्या, नहीं। ओके, ये तो डायरेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन है, इसका कुछ नहीं करना। नेक्स्ट, इक्विटी, तो यहाँ से इक्विटी शेयर कैपिटल आ सकती है, 1,80,000, फेस वैल्यू है 10, ये हो गया 18 लाख। ये तो मैंने आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते करा दिया था। यहाँ से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ सकता है 60,000, इंटू 10, तो ये आ गया 6 लाख। ठीक है, यहाँ पर अपन प्रेफरेंस डिविडेंड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। छह लाख फेस वैल्यू है, और प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 9%। 6 लाख इंटू 9%, ये आ गया 54,000। ठीक है,
और ये हमारा ओपनिंग स्टॉक डायरेक्टली गिवन है 11,40,000। तो ये सारा हो गया, ठीक है, इतना समझ में आया। अब वापस आ जाते हैं अपन फिर से अपनी वर्किंग्स पर, जिसमें हमारी पहली वर्किंग तो पूरी तरीके से कंप्लीट थी, इस पर ध्यान नहीं देना है। सेकेंड वर्किंग में हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा। पर अगर आप थर्ड वर्किंग पे ध्यान दो तो नीचे क्या लिखा हुआ है, टोटल एसेट्स। और टोटल एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, यही होता है। और फिक्स्ड एसेट हमें वैल्यू गिवन थी कितना, 30 लाख। और करंट एसेट्स हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 22,50,000। तो यहाँ पर आ जाएगा 22,50,000। यहाँ से हमारे आ गए टोटल एसेट्स, और ऊपर आ जाएगी EAT, और इधर क्या था 15, इधर इंटू कर लो, आ जाएगा EAT इज इक्वल टू 52,50,000, 52,50,000 इंटू 15%, 52,50,000 इंटू 15%, ये आ गया 7,87,500। ये आ गया हमारा EAT 7,87,500। EAD कहाँ पर चाहिए अपन को, कहीं नहीं चाहिए फिलहाल, तो छोड़ो से। ओके, तो हमारी वर्किंग तो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। तो अपन को सेल्स तो पता नहीं है लेकिन टोटल एसेट्स पता है। अभी अभी कह रहे थे फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, कितना आया था 52,50,000। ये आ गया 105 लाख, ठीक है। ये वाली वर्किंग भी कंप्लीट, इस पर भी टिक लगा देंगे। नेक्स्ट, जीपी रेशियो। जीपी रेशियो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, 20%। ग्रॉस प्रॉफिट पता नहीं है, सेल्स 105 लाख, ठीक है। फटाफट निकालो 20%, ये आ गया 21 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 21 लाख, ठीक है। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इससे पहले इस पर टिक लगा दें ताकि हम इसे दोबारा ना देखें। नेक्स्ट 6 वाला, स्टॉक टर्नओवर रेशियो COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। इसमें अपन को एवरेज स्टॉक नहीं पता लेकिन COGS अपन कैलकुलेट कर सकते हैं साइड में। COGS कैसे निकलता है, सेल्स माइनस जीपी। तभी तो मैं कह रही थी जब जीपी हो तो आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो में हमेशा COGS ही लेना है, क्योंकि COGS कैलकुलेट हो सकता है। जब भी COGS कैलकुलेट हो सकता है तो आपको COGS को ही प्रायोरिटी देनी है, सेल्स को नहीं। सेल्स थी 105 लाख, ये थी 21 लाख। ये आ गया 84 लाख। COGS कितना आया है, 84 लाख। ये इधर आ जाएगा तो एवरेज स्टॉक कितना आ जाएगा, 84 लाख डिवाइड बाय 7, 12 लाख। अब एक बात ध्यान दी होगी आपने, हमें ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है नीचे, ये रहा। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, कैसे, एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो एवरेज अपन ने कैलकुलेट कर लिया, कहाँ गया, ये रहा 12 लाख। बहुत आराम आराम से करा रही हूँ इसलिए मैं, आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाना, ठीक है। ओपनिंग भी तो गिवन है 11,40,000
प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ये इधर चला जाएगा, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 24 लाख माइनस 11,40,000 60,000। अच्छा 12,60,000 सही है, ठीक है। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी आ गया ओपनिंग स्टॉक से, ये वर्किंग भी कंप्लीट। अब देखते हैं 11 कंप्लीट, 10 तो कंप्लीट ही है, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, फिक्स जैसे इसमें भी कुछ नहीं था, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट, 5 4 सब कंप्लीट, सिर्फ एक रह गया डेट इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो यहाँ पर अपन इक्विटी निकाल लें, ठीक। तो इक्विटी के लिए एक और फॉर्मूला बताया था मैंने, आपको याद है? जैसे मैंने आपको बताया था, कहाँ पर लिखूं, इधर लिख लूं साइड में, कि जिस तरीके से हमारी बैलेंस शीट होती है लाइबिलिटीज और एसेट्स, ठीक है। लाइबिलिटीज में क्या आते हैं? इक्विटी, फिर आता है अपना लॉन्ग टर्म डेट, फिर आता है करंट लाइबिलिटी, इधर आते हैं फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट। पेन मैंने बेकार सेलेक्ट कर लिया, बिल्कुल नहीं अच्छा चल रहा, ठीक है। अब इक्विटी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन सबको प्लस कर देंगे और इन सबको माइनस। तो या तो डायरेक्ट ये ले लो या फिर ये सारा टोटल ले लो, इसमें से ये माइनस कर दो, तब भी आ जाएगा इक्विटी। तो अब अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी समझा सकती हूँ, पर पहले इसकी इक्वेशन बना लें, ठीक है। इस तरीके से तो मैंने एक क्वेश्चन में बता ही रखा था प्रीवियस इलस्ट्रेशन किसी में, ठीक है। तो वहां से आपको समझ में आ गया होगा कि ये पूरा टोटल करके ये माइनस करके इक्विटी आ जाएगी, ठीक है। तो वो तो अपन सीख चुके हैं, अब मैं एक और तरीका सिखाऊंगी, तो आपको जो तरीका सही लगे आप वो कर लेना, ठीक है। वैसे एग्जैक्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन को करने का, ठीक है। उससे पहले यहाँ जगह नहीं है, तो यहाँ पर सिर्फ इतना कर लेते हैं, इक्विटी इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1.5 डेट, ठीक है। सिर्फ इक्वेशन बना देते हैं, बाकी सब अलग करेंगे। आ जाओ नीचे। ओह सारी जगह गिर गई, इधर कर लेते हैं। देख, अब ध्यान देना, सेम यही तरीका है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कोई अलग चीज नहीं है, बस लिखने का तरीका अलग हुआ, ठीक है। आप सबको पता है कि बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स यानी कि ये वाला टोटल और टोटल लाइबिलिटी बराबर होते हैं, सबको पता है, यही लिखेंगे अपन, ठीक है। टोटल एसेट्स बराबर टोटल लाइबिलिटी, ये तो सबको पता है, यही लिखेंगे। एक तरफ आएगा टोटल एसेट्स, अब टोटल लाइबिलिटी को बिल्कुल ये वाली जो लाइबिलिटी साइड है इसको खोल कर लिखते हैं। इसमें क्या आती है? इक्विटी। अब सब क्वेश्चन में इक्विटी आती है, लेकिन इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, इसलिए अपन को वो भी लेना है, ठीक है। देखो इक्विटी में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, खाली यही आता है। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, तो वो भी लिखना पड़ेगा कि लाइबिलिटी साइड वही वो भी आएगा। और क्या आता है? डेट, और क्या आता है? करंट लाइबिलिटी, यही आता है, सिंपल। सबसे पहले आपको ये पता है कि टोटल एसेट बराबर टोटल लाइबिलिटी होते हैं, वही लिखा है अपन ने, टोटल एसेट बराबर पूरी लाइबिलिटी की साइड लिखी, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस डेट प्लस करंट लाइबिलिटी। अब टोटल एसेट्स अपन को पता है क्या? बिल्कुल पता है, ये रहा 52,50,000, तो इधर आ जाएगा 52,50,000। इक्विटी पता है क्या? नहीं, इक्विटी की बस एक इक्वेशन पता है, ये रहा 1.5 डेट,
इक्विटी नहीं पता, जो अपन को पता है वो इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी नहीं पता। इक्विटी में तो शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने उठा लिया 1.58। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पता है क्या? बिल्कुल पता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस का डिविडेंड सब पता है, सब ऑलरेडी रखा है अपने तैयार करके। फिलहाल चाहिए सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यानी कि 6 लाख। कहाँ गया ये? मैं बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ, बिल्कुल लोड मत लो। डेट पता है क्या? नहीं। ये डेट पता होता तो ये हो ही जाता क्वेश्चन, डेट नहीं पता इसलिए तो इतना बड़ा लॉन्ग कट लेना पड़ रहा है। करंट लायबिलिटी पता है क्या? बिल्कुल। करंट लायबिलिटी ये रहा 9 लाख। और 9 लाख। अब आप देखो तो हमें हर चीज पता है, डेट वाली से इक्वेशन बनकर डेट निकल सकता है, तो बस यही करना है अपन को। देखो 9 और 6 15 लाख, 15 लाख इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो इसको अपन कैलसी पर ही कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि उधर स्पेस नहीं है। 52,50,000 में से ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस 9 और 6 15, ये आ गया 37,50,000। ये आ गया 37,50,000, ठीक है। उसके बाद इधर क्या बचा? 1.5 डेट प्लस डेट, यानी कि इसको 1 हो जाएगा तो 1 और 2 2.5 डेट हो गए। ये आपको आना चाहिए, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आई तो मैंने बताई दी, कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, और 1.5 और 1 2.5 डेट, ठीक है। अब ये 37,50,000 में डिवाइड हो जाएगा 2.5 से, तो डेट आ गया हमारा 15 लाख, ठीक है। इस पूरी इसको आप लोग अलग तरीके से करेंगे, ऐसे मेरी तरह खिचड़ी नहीं पकाएंगे, ठीक है। मेरे पास तो स्पेस नहीं था इसलिए ऐसा हो गया, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से समझाती इसको। समझ में आ गया ना? अब देखो डेट पता चल गया 15 लाख, तो उस इक्वेशन में डाल देंगे, ये रहा इक्विटी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 15 लाख, तो ये आ जाएगा 22,50,000। इक्विटी कितना आ गया? 22,50,000। समझ में आ गया कैसे आ गया? डेट इक्विटी रेशियो वाला अपन ने बहुत मेहनत से करा है, इसको अच्छे से 2-3 बार देखना। सिंपल, पहले मैंने आपको ये बताया कि टोटल एसेट बराबर टोटल लायबिलिटी आती है, ये आप सबको पता है। टोटल एसेट के लिए टोटल एसेट्स लिखे, लेकिन लायबिलिटी साइड को अपन ने पूरा खोल के रख दिया। इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि इस क्वेश्चन में था, नहीं होता तो डायरेक्ट लिख देते इक्विटी प्लस डेट, ठीक है। फिर डेट होता है, फिर करंट लायबिलिटी होती है। जो जो अपन को पता था, जैसे टोटल एसेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डेट नहीं पता था, और करंट लायबिलिटी, ठीक है। और इक्विटी अपन को नहीं पता था, लेकिन इक्विटी इतना पता था कि ये 1.5 गुना होता है डेट का, तो वो अपन ने लिख दिया। और जैसे ही डेट डेट आए हम समझ गए, इक्वेशन बन जाएगी, और इक्वेशन बन जाएगी तो डेट कैलकुलेट हो जाएगा। वो कितना हो गया? 15 लाख। और एक बार डेट कैलकुलेट हो गया तो वो इक्वेशन में डाल दिया और आ गया हमारा इक्विटी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वाली लाइन समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। अब हमारी वर्किंग सारी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम आते हैं मेन सॉल्यूशन पर। अब देखना हमारा कितनी जल्दी होता है। कोई कैसे अभी भी नहीं पता, छोड़ो इसे। सेल्स पता है क्या? हाँ सेल्स तो पता है, पर है कहाँ? ये रहा 105 लाख। कहाँ गया? फटाफट कैलकुलेट करो। 105 लाख डिवाइड बाय 30 लाख, ये आ गया 3.5, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो कितना आ गया? 3.5, ठीक है। 4 कैलकुलेशन में से एक हमारी हो गई। नेक्स्ट प्रोप्राइटरी रेशियो, प्रोप्राइटरी फंड अपॉन टोटल एसेट, इसमें आता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। हाँ टोटल एसेट पता है क्या? हाँ बिल्कुल पता है, 52,50,000, ये तो मुझे रट ही गया है। 52,50,000। और रिजर्व एंड सरप्लस पता है क्या? नहीं पता, लेकिन कैलकुलेट हो सकता है क्योंकि पूरा इक्विटी अपन को पता है 22,50,000, और इक्विटी शेयर कैपिटल भी पता है, ये रहा
इक्विटी पता है अपन को 22,50,000 और इक्विटी होता क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये हमें पता है 22,50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था? 18 लाख। यहाँ से हमारा आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस 22,50,000 माइनस 18 लाख, 4,50,000। समझ में आ गया? टोटल इक्विटी पता है अपन को, और इक्विटी में होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कैपिटल पता ही है 18 लाख, तो बाकी बचा क्या होगा? रिजर्व एंड सरप्लस, दैट इज 4,50,000। लिख देंगे इसे। $4,50,000 और शेयर कैपिटल में क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। जल्दी देखते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल था 18 लाख और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना था? 6 लाख। 8 और 6 12, ये हो गए 22 लाख। यहाँ पे पूरा ही लिख देती हूँ मैं, अगर आप लोग भूल जाओ। ये इक्विटी का है, ये प्रेफरेंस का है, ठीक है। इसको भी प्लस कर देना, फटाफट प्लस कर दो। 18 लाख प्लस 6 लाख प्लस 4,50,000, ये हो गया 28,50,000। और नीचे आ जाएगा 52,50,000। इसको कैलकुलेट करो। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रोप्राइटरी फंड का अपन डायरेक्ट ये भी तो कर सकते थे, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस का तो टोटल ऑलरेडी अपन को पता था, तो वो आप कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे फर्स्ट टाइम रेशियो एनालिसिस कर रहे हैं उनको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उनके दिमाग में यही बैठा रहता है प्रोप्राइटरी फंड होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। तो उनको मैंने थोड़ा लॉन्ग कट से करा दिया है, वो भी धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जैसी मर्जी हो आप वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो वो एक दिमाग में रहता है ना, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, तो रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ है, इसलिए मैंने पूरा रिजर्व एंड सरप्लस कैलकुलेट करके दिखा दिया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लिया तो ये हमारा आ गया 0.5428। एक बार आप लोग भी कैलकुलेट कर लो प्रोप्राइटरी रेशियो। एक बार मैं चेक कर लूं कितना आ रहा है। 0.54 ही आ रहा है, सही है। आज मैंने थोड़ी ज्यादा खिचड़ी पकाई है, आप लोग अच्छे से प्रेजेंटेशन करना, ठीक है। लास्ट आ गया हमारा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही थे, 1,80,000 आई गेस। 1,80,000 और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या होगी? तो जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से पहले बटेगा प्रेफरेंस वालों को, उसके बाद जो बचेगा वो बचेगा इक्विटी वालों को। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना था? ये रहा 787,500। 787,500। उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना है, और प्रेफरेंस डिविडेंड हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे 54,000। अब पता चला ये ईएटी प्रेफरेंस डिविडेंड ये सब क्यों कैलकुलेट किया जा रहा था, क्यों मैं कहती हूँ कि सारी की सारी वर्किंग्स पहले सॉल्व करो। फटाफट इसे कैलकुलेट करो। 787,500 माइनस 54,000, ये आ गया 733,500 डिवाइडेड बाय 180,000। तो 733,500 1,80,000 शेयर का कमाई है। एक शेयर पर कितनी कमाई है? 4.075। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये आ गया। सिंपल था ये तो। अर्निंग पर शेयर, एक शेयर पर कितना कमाया, तो पहले देखेंगे अर्निंग। अर्निंग पहले जो सबकी लास्ट में अर्निंग बची है वो अर्निंग आफ्टर टैक्स, ये बची रहती है शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन पहली प्रायोरिटी देती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो उनको काट कर यानी कि उनके 54,000 काट कर बाकी जो बचा 7,33,500 वो बटेगा
1,80,000 शेयर्स में, तो एक शेयर की कितनी कमाई है 4.075। ये कंप्लीट हमारा डी वाला। सी वाला भी कंप्लीट है। या तो क्या, ये भी कंप्लीट है। ये रह गया हमारा लास्ट क्विक रेशियो, क्योंकि अपन को इसमें क्विक एसेट्स नहीं पता। अब क्विक एसेट्स क्या होते हैं? क्विक एसेट्स होते हैं करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं है तो इसे 0 मान लेंगे। करंट एसेट्स कितने हैं? करंट एसेट्स 22,50,000, 22,50,000। स्टॉक कितना है पता है क्या? स्टॉक, हाँ लास्ट में कैलकुलेट किया था ना, ये रहा 12,60,000। ठीक है, 22,50,000 माइनस 12,60,000, ये आ गया 9,90,000। तो करंट एसेट में से अपन ने स्टॉक माइनस कर दिया, तो ये हमारे आ गए क्विक एसेट 9,90,000। डिवाइडेड कर देंगे करंट लायबिलिटी से, तो ये आ गया 1.1। तो हमारा क्विक रेशियो आ गया 1.1। ठीक, समझ में आ गया ये। और यहाँ पर हमारे ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, इसलिए हमने क्लोजिंग स्टॉक आराम से कैलकुलेट कर दिया। अगर ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा होता तो अपन एवरेज स्टॉक को ही क्लोजिंग स्टॉक मान लेते। ठीक है, लेकिन वो तभी मानना है जब आप कैलकुलेट ना कर पाओ। इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट कर लिया था, इसी वजह से हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा। क्लियर? अदरवाइज हम क्या नोट डाल देते, एवरेज स्टॉक को अज्यूम कर रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक, अदरवाइज डालते। ठीक है, इस क्वेश्चन में नहीं, इस क्वेश्चन में तो हम कैलकुलेट कर सकते थे। 4 बार इसलिए बताती हूँ ताकि आप गलती ना करो, कोई भी एजम्पशन ना ले लो उल्टी सीधी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत छोटू सा लग रहा था जब अपन को ये दिखा कि अपन को सिर्फ 4 चीजें कैलकुलेट करनी है, लेकिन उस 4 चीजों के लिए हमको ये पूरे 11 वर्किंग करनी पड़ी। इसलिए कहती हूँ पहले वर्किंग्स पर ध्यान दो, वर्किंग्स हो जाएंगी तो फिर कैलकुलेशन जो भी होगी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट वो बहुत आसान हो जाएगी। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा मेन जो ध्यान देना है वो आपको इस वाले पर, ठीक है, डेट इक्विटी वाले पर, क्योंकि बाकी सबको आसान था। पहले आपको ध्यान देना था ये वाला करंट रेशियो नेट वर्किंग कैपिटल। ये तो मैं हर बार बोलती हूँ, जब भी दे रखा हो करंट रेशियो और नेट वर्किंग कैपिटल तो एक इक्वेशन बताओ और दूसरे में डाल दो। ठीक है, दूसरे में क्या था, एक बार करंट एसेट्स आ गए तो फिक्स एसेट दे ही रखे थे तो टोटल एसेट, आधे से ज्यादा सारा हमारा काम हो गया था टोटल एसेट से, है ना। बस ये वाला काम नहीं हो पा रहा था डेट इक्विटी रेशियो, तो उसके लिए अपन ने पूरा काम कर दिया। बस एक बार आपकी सारी वर्किंग कंप्लीट हो जाएंगी तो आपका ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब दिखने में बहुत इजी था लेकिन करने में थोड़ा सा टिपिकल है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आप पहली बार कर रहे हो 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए भी आसान बन जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अपने हाथ से कैलकुलेशन करना, अपने हाथ से प्रेजेंटेशन करना बहुत बहुत जरूरी है। तो आज के लिए इतना ही। अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो, इसकी प्रेजेंटेशन में आज थोड़ी मैंने कमी कर दी है क्योंकि मैंने खिचड़ी पका दी है, पर वो आप मत करना, पर आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से प्रेजेंट करना है ना। मैंने आपको बात बात पे बता दिया कि आपको ऐसे नहीं, आपको अच्छे से करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर वीडियो विद सजल इफ इट इज अप एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इसी तरीके से आपके टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चंस आसान बनते जाएंगे, सारे स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।